हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 12th क्लास के कुछ एमसीक्यू। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर आपके थर्ड के हैं, इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, मतलब विद्युत धारा चैप्टर के। ठीक है, देखो फर्स्ट एमसीक्यू है, अब पेन वेग वीडी की विद्युत क्षेत्र ई पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि वी डी किसके प्रोपोर्शनल होता है, इसके अकॉर्डिंग ई की पावर 2 के ई की पावर 1/2, या वी डी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखो वी डी इज इक्वल टू ई टो अपॉन में एम। इसको डेरिवेशन करवा दिया आपको मैंने। तो देखो ई एम और टो। ठीक है, अगर यहाँ पे वी डी देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो किस 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 प्रोपोर्शनल है, ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ना तो 1 आया, ना 2 आया पावर में, ना 1/2 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कहने का मतलब ये। नेक्स्ट चलो दूसरा क्वेश्चन, एक बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है। ठीक है, कोई भी वायर है उसमें करंट फ्लो करवा रखे हैं, तो वो हीट हो जाता, मतलब हीट प्रोड्यूस हो जाती है, उसमें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, गर्म हो जाता है। तो कौन सी राशि नहीं बदलती, एक एक करके चलो देखते हैं कौन कौन सी नहीं बदलती। फर्स्ट क्या है, अप एंड वेव। अभी बताया वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, वी डी इज इक्वल टू एन ई टो अपॉन में क्या होता है, एम, ये होता है वी डी। ठीक है, और चलो पहले एक एक करके चलते हैं। अपन वी डी इज इक्वल टू होता है टो। पहले इस टो को देखो, क्या टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पर और क्या गर्म हो जाता है, मतलब टेम्परेचर क्या होता है हाई। तो आपको बताया टो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, बोले तो विश्रांति काल। विश्रांति काल क्या होता है, कोई भी अगर ये चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन इससे टक्कर करे, और इससे टक्कर करने के बाद इससे टक्कर करने में जो लगा समय है, ठीक है, मतलब दो टकरों के मध्य लगे समय का एवरेज होता है ना, मतलब औसत मान। मतलब दो टकरों के मध्य लगे समय को क्या कहते हैं, औसत काल कहते हैं। तो औसत काल जो होता है, सॉरी विश्रांति काल होता है। विश्रांति काल क्या होता है, तो अगर जैसे ही देखो, पहले तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से, समझना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेगा, तो पहले तो आराम आराम से गया। ठीक है, और जब टेम्परेचर कम था, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से तेज़ गति से जाएगा और इससे जल्दी से टक्कर करेगा, और जल्दी से टक्कर करेगा तो टो का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और टो का मान डिक्रीज होगा तो वी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो गई, क्योंकि टो के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब है कि गर्म हो जाता है तो कौन सी राशि नहीं बदलती, तो ये अपन एक तो बदलेगा भाई। ठीक है, प्रतिरोधकता देखो, रो इज इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टो, ये होता है। तो अभी बताया टो तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर टो का मान क्या होगा, कम, और रो का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये भी बदलेगा। ठीक है, ये दोनों बदल गए, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट चलो अब बात करते हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, है ना। तो रो अभी बताया मैंने, रो चेंज हो रहा है, रो चेंज हो रहा है तो आर भी चेंज होगा। ठीक है, आर चेंज होगा, तो फिर उसके बाद मतलब सी ऑप्शन भी चेंज होगा। अब बात आती है चौथे की, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। जितने इलेक्ट्रॉन है वो उतने ही रहेंगे, कम ज़्यादा कोई होंगे, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, डी है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो का मतलब 10⁻3। ठीक है, वाट, एक काम करो, 1000 कैसे मतलब घंटा क्या लिख सकते हो, 60 घंटा, और 60 ही मिनट हो जाएगी, मतलब 60 मिनट, 1 घंटे में कितना, 1 घंटा है, हावर को किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है, 1 हावर को। तो 1 हावर में 60 मिनट होती है, 60 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 ही होती है। तो 6 × 6 कितना हो गया, 3600। ठीक है, गुने में 10⁻3। तो अगर यहाँ मैं पॉइंट लगा दूँ, ठीक है, तो देखो मेरी बात समझना है, पॉइंट क्यों लगाया है, देखो एक मिनट रुको भाई। हाँ देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 10 की पावर कितना है यहाँ पे, 3 है। ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6 36 2 0 तो ये, और 3 0 है, 1 2 3। ठीक है,
तो अब इसको पावर में ऐसे लिख सकते हैं ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, यहाँ पे 3.6। अब पॉइंट कितनी संख्या के बाद लगा, 1 2 3 4 5 और 6, तो गुणा 10 की पावर 6। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा आएगा, 3.6 गुणा 10 की पावर 6। देखो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 बार, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। आगे चलो, चौथा क्वेश्चन, एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श सेल मतलब अच्छा सेल, ठीक है। सेल होता है ना, सेल अच्छा सेल कब माना जाएगा, जो उसका आंतरिक प्रतिरोध, जो उसके कारण क्या होता है, मैंने बोला हूँ जो भी उसमें मटेरियल डालते हैं उसका भी एक प्रतिरोध होता है, जो क्या करता है उसकी मतलब कि वो धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। तो जो उसका अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध है, अगर ऐसा सेल अच्छा सेल वो माना जाएगा ना, जो इसके आंतरिक प्रतिरोध मतलब जो इसके अंदर जो भी मटेरियल है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, शून्य हो। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, शून्य हो। नेक्स्ट देखो, जब किसी सेल से धारा ली जाती है, ठीक है, ली जाती है, तब टर्मिनल वोल्ट का सूत्र क्या होगा। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, E माइनस का आई आर, अगर दी जाती तो E प्लस का आई आर, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, E माइनस का आई आर। नेक्स्ट चलो, एक औसत शक्ति कितने वॉट के बराबर होता है। एक औसत शक्ति, ये आप याद रख लेना, 740 वॉट। 11th क्लास में इसको करके भी देखा था, ठीक है, नहीं करके देखा तो करके देख लो भाई, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए चित्र में धारा I बराबर कितना है, 3, और क्षेत्रफल ये 6 गुना 10 की पावर, ये धारा घनत्व J इज इक्वल टू, आपको पता है J इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन में A। तो I की वैल्यू कितनी बता दी इसने, 3 एम्पियर। A की वैल्यू कितनी देगी, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो ऐसा करोगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 गुणे में 10 की पावर माइनस का 6, ऊपर जाएगा तो प्लस का 6। मैं देखो एक काम कर रहा हूँ, इसको 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा, माइनस का 6 तो ऊपर जाएगा प्लस का 6, लेकिन मैं उसका ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 गुना पावर 5, इनको गुणा करोगे तो अब आया तो कितना है, 10 की पावर 6 ही आया है। ओहो, ठीक है, 10 की पावर तो अब समझ जाओगे। देखो 2 पंजे 10, तो यहाँ आ गया 5, एक मिनट रुकना, यहाँ आ गया 5 और गुना 10 की पावर क्या बच गया, 5। 5 गुना 10 की पावर 5, ऑप्शन देखो 5 गुना 10 की पावर 5, ना तो ये है ना ये, 10 की पावर 5 ये आएगा ऑप्शन, ठीक है। और एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आपको पता है ना, J इज इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन में A। तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलो, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है भाई, ये तो ठीक है, टेंशन नहीं लेना इसके बारे में। आगे देखो, गतिशीलता क्या है। गतिशीलता को किससे लिखते थे, लास्ट वीडियो में बताया, इंग्लिश मीडियम वालों में म्यू से लिखते हैं इसको। म्यू क्या होता है, वी डी इज अपॉन में ई, ठीक है। वी डी क्या होता है, वेलोसिटी, जिसको मीटर पर सेकंड, और इसका क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट इंटू सेकेंड। तो यहाँ पे विभव की यूनिट लिखनी है, या सेकंड बोले T1 हो जाएगा, मीटर की पावर L की पावर 2 हो जाएगा। तो आप इसको करके देखना, इसका ऑप्शन आएगा बी। नहीं आए तो आप एक काम करना, मेरी यूनिट मतलब कि विमा और मात्रक वाली एक वीडियो है, उसमें समझ जाओगे। उसमें मैंने स्पष्ट तरीके से बता रखा है ऐसे, कि अगर ये 3 कॉलम बना के इस ये मास होगा तो उसको किससे लिखते हैं, एम से, लेंथ लंबाई होगी मतलब लंबाई होगी उसको एल से, समय होगा उसको टी से, ठीक है, और करंट होगा तो उसको ए से। देख लेना भाई, ठीक है, नहीं आया तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नवा, किरचॉफ के नियम अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संदीप पर धाराओं का बीजगणित योग नगण्य नहीं। धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, सही बात है, लेकिन धाराओं का बीजगणित नहीं, धाराओं का मान शून्य नहीं, ये सही है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आपका, धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट चलो, 10वां क्वेश्चन, विभव मापी विभवांतर मापने का एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रभावी प्रतिरोध, देखो ये विभव मापी आपको सिलेबस में से नहीं है आपके पास,
मतलब एनसीईआरटी में बोले तो आरबीएससी में, ठीक है। और तो इसका वैसा अगर आंसर बोले तो विभवांतर मापने का ऐसा उपकरण है जिसका प्रभावी प्रतिरोध कितना होता है। देखो ये शून्य विक्षेप पे काम करता है विभवमापी, ठीक है। तो एक मिनट रुको ना, V इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे आई आर, ठीक है। जैसे इसको ई से लिख देते हैं वैसे कहीं कहीं पे, जैसे ई विद्युत बल ई इज इक्वल टू आई अपॉन में आर, और आर निकालना चाहूँ तो ई अपॉन में आई। तो मैं बोला शून्य विक्षेप पे कार्य करता है, मतलब करंट का मान कितना होता है 0, और 0 में किसी का भाग देते तो क्या आता है इनफाइनाइट। तो क्या होता है इसका होता है अनंत, ठीक है। आपको वैसे ये क्वेश्चन करने का विशाल कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पर बता देता हूँ इसका आंसर क्या है अनंत, ठीक है। नेक्स्ट चलो 11वां, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैसे तो समान प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हट चुका है, ठीक है। सैलो का करना है आपको, और कैपेसिटर बल्ब संधारित्रों का करना है। पर चलो इसको देख लेते हैं एक बार नॉलेज पर्पज से। देखो ये क्या होगा R1, ये क्या R1 और ये क्या R2, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पे कितनी करंट गई 2 एम्पियर, 2 एम्पियर गई, ये पैरेलल है तो यहाँ पे भी एक एम्पियर आएगी, यहाँ पे भी 1 एम्पियर आएगी। V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है ना। V इज इक्वल टू आई आर, तो V आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 इंटू में रेजिस्टेंस इसका कितना है, यहाँ पे R1 मान रखा है, तो V1 इज इक्वल टू क्या आ गया, V1 इज इक्वल टू R1 हो गया। मतलब VA ऐसे बोलना, VA ये A पॉइंट पर A पॉइंट पर तो क्या आएगा R1, ठीक है। और बी पॉइंट पे V इक्वल टू आई आर टू, तो आई तो यहाँ पे क्या 1 इंटू R2 कितना है यहाँ पे R2 आपका R2 ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया V इक्वल टू क्या आ गया, V इक्वल टू आ गया R2, एक मिनट, V इक्वल टू R2। और पूछा क्या है ए और बी के मध्य विभवांतर, ए के मध्य विभवांतर वी ए है, बी के विभवांतर वी बी है, तो वी ए में से वी बी गया तो क्या बचा, वी ए कितना है R1 है ना, और वी बी कितना है R2, तो आंसर आएगा R1 माइनस का R2। तो ऑप्शन कौन सा है R1 माइनस ए ऑप्शन, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलो 12वां क्वेश्चन देखो, दिए गए चित्र में देखो ये मैंने 3 क्वेश्चन नीट वगैरह का एग्जाम वगैरह देते हो, ठीक है, तो उसमें तो ये आएंगे ना ऐसे, उसमें तो ये कोई कह सकते हो कि हमारे सिलेबस में नहीं था इस वजह से हमने नहीं किया, ठीक है, इस वजह से मैंने बता दिया है, ठीक है। और ये PDF लास्ट ईयर की है, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या है 12वां क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे थे, सॉरी। देखो 12वां, दिए गए चित्र में आई का मान, ये एक नहीं, आई का मान ज्ञात क्या होगा, मतलब आई का मान देखो, इसको क्या मानो मतलब संदीप पॉइंट, इससे इस पे कौन कौन सा है, देखो 5 आ रहा है, और 2 आ रहा है, और 4 भी आ रहा है, जा कौन सा है 4 जा रहा है। अब जो आएगा वही क्या है आपका आइए देखो, इससे तो ये कट गया, 5 और 2 7, ऑप्शन नंबर सी आए, ठीक है। नेक्स्ट चलो, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, विभवमापी के तार में प्रतिरोधता पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। ये विभवमापी आपको पढ़ाया नहीं है ना, तो आप एक इसमें डायरेक्ट अब फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ नगण्य होता है, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब इसको आप छोड़ देना चाहते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई, क्योंकि अब इसके बारे में डिटेल से बताऊँ तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है R2 माइनस R1 अपॉन में क्या होता है R1 और T2 माइनस का T1, ठीक है। तो टेम्परेचर में चेंज होगा तो क्या होगा अल्फ़ा में चेंज होगा, ठीक है, अल्फ़ा में चेंज होगा, जैसे मान लो टो होता है ना विश्रांति काल, ठीक है, ये चेंज होने पर ये होगा तो R भी चेंज होगा, ठीक है। तो इससे विभव प्रवणता V के मान में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से अब ये थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, समझ में कुछ नहीं आएगा इसके बारे में, क्योंकि विभवमापी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो बस ये मान लेना विभवमापी के तार प्रतिरोधताप गुणांक क्या होता है नगण्य होता है, ठीक है भाई। और विभवमापी के जो तार होते हैं ना वो मिश्र धातु जैसे होता है ना क्या बोलते हैं उसको टंगस्टन नाइक्रोम वगैरह इनसे बनाए जाते हैं, वो तार होता है जो, ठीक है। आगे चलो इसमें देखो एक ही क्वेश्चन है लास्ट एंड फाइनल 21वां 14वां, 2.1 वोल्ट का एक सेल है 0.2 एम्पीयर की धारा देता है और 10 ओम को प्रतिरोध से गुजरती है, यह धारा 10 ओम के तो सेल क्रांति प्रतिरोध आई निकालना है, आई आर निकालना है। तो देखो
एक काम करना, इसमें आई होता है वो क्या होता है वी अपॉन मतलब ई अपॉन आर प्लस में आर, ठीक है। करंट कितने दे रहा है 0.2 इज इक्वल टू ई कितना है 2.1 अपॉन में आर कितना है 10 और प्लस में स्मॉल आर। आपको कैलकुलेट करना आंतरिक प्रतिरोध, तो इसके बटे में 1 करके एक पॉइंट से एक पॉइंट उड़ा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 10 गुना 2 करोगे तो 20 प्लस में आर का इस 2 से करोगे तो 2r इज इक्वल टू और ये आ गया 21, ठीक है। और 2r का मान निकालोगे तो 21, इधर जाएगा तो माइनस का 20 तो 1, और आर का मान निकालोगे तो 1/2, 1 में भाग दोगे तो 0.5 आपका ऑप्शन बी है, ठीक है भाई। देखो अब इस 2 क्वेश्चनों को मैं बार दोबारा बोल रहा हूँ, इसका आंसर क्या आएगा नगण्य आएगा, फिलहाल याद रख लेना, ठीक है। डिटेल से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, आपको समझ में कम आएगा। और इसका क्या होता है अनंत होता है, और ये आपको मैंने बता ही दिया। इसका वी मतलब R1 माइनस R2 इसका आंसर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू। और देखो मेरी बात मान लो, सभी के सभी वीडियो को देखा करो, ठीक है। नहीं देखोगे और ये क्वेश्चन ये मान लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किस श्रेणी में आते हैं, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो बाकी और क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं पहले वो फॉर्मूलेज याद कर लो अच्छे से, ठीक है। उसके बेस पे ही MCQ डायरेक्ट पूछ जाते हैं, जैसे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का पूछ लिया, किस पे डिपेंड हो रहा है, जब भी तो बताओगे फॉर्मूले में ही डिपेंडेंसी पता लग जाती है, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।